हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन एनहांसमेंट। आज के इस सेशन में हम सेल का स्ट्रक्चर और सेल के फंक्शंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे इर्द गिर्द काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो मुख्तलिफ शेप्स और साइजेस के होते हैं। उनका जो फूड हैबिट होता है या उनके जो हैबिटेट्स होते हैं वो भी काफ़ी मुख्तलिफ होते हैं एक दूसरे से। तो इन स्पाइट ऑफ दीज वेरिएशंस जो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके बीच में एक सिमिलरिटी होती है, और वो ये है कि जो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये बने हुए होते हैं टीनी यूनिट्स के, जिनको सेल्स बोला जाता है। जो ये सेल हैं, सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ बॉडी। तो जो हमारी बॉडी होती है वो सेल्स की बनी हुई होती है, ठीक है। हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेल की वजह से होता है, और हमारी बॉडी में जो भी फंक्शंस होती हैं वो कौन करवाता है? वो यही सेल करवाता है, ठीक है। तो सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। देखिए, आवर बॉडी कंटेन्स सेवरल बिलियन सेल्स विद डिफरेंट साइज, शेप एंड फंक्शन। हमारी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स पाए जाते हैं जो डिफरेंट साइज की होती हैं, डिफरेंट शेप्स की होती हैं, और उनकी डिफरेंट फंक्शंस भी होते हैं। अगर हम बात करें ह्यूमन ओवम की, तो ये लार्जेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी की, और जो स्पर्म है वो सबसे छोटी सेल होती है ह्यूमन बॉडी की, ठीक है। तो ये साइज वाइज हो गया। और अगर हम शेप की बात करें तो जो न्यूरॉन है वो लॉन्गेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी की। अगर हम शेप की बात करें तो न्यूरॉन का जो शेप होता है वो ब्रांचेड होता है, और आरबीसी का जो शेप होता है वो डिस्क शेप्ड होता है। तो शेप्स में भी ये आपस में काफ़ी मुख्तलिफ होते हैं। और रही बात अब फंक्शन की, देखिए न्यूरॉन का जो फंक्शन होता है वो कम्युनिकेशन का होता है, और अगर हम आरबीसी की फंक्शन की बात करें तो वो क्या होता है? ये ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक है। तो जो ये सेल्स होते हैं ये इनके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन डिफरेंट फंक्शंस, और ये शेप वाइज और साइज वाइज भी आपस में काफ़ी मुख्तलिफ होते हैं। जो माइकोप्लाज्मा जेली सेप्टिकम है ये स्मॉलेस्ट सेल है अर्थ पे, और जो ऑस्ट्रिच एग है इट इज़ द लार्जेस्ट सेल प्रेजेंट ऑन द अर्थ। तो चलिए अब हम इसकी डिस्कवरी की बात करें। देखिए, 1665 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट जिनका नाम रॉबर्ट हुक था, वो कॉक सेल को स्टडी कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जो ये कॉक है ये हिस्सा है बार्क ऑफ ए ट्री का। इसमें सुबेरिन प्रेजेंट होता है जो प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट। कॉक सेल डेड सेल होती हैं, जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो भी इसमें नहीं होता है। तो इसने क्या किया, जो इसका जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था इसकी मैग्नीफिकेशन भी काफ़ी कम थी, तो इस वजह से ये कॉर्क सेल को अच्छे से स्टडी नहीं कर पाया। इसने वहाँ पर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स देखे, और इन कंपार्टमेंट्स को इसने नाम दिया सेल। लेकिन जब माइक्रोस्कोप में एडवांसमेंट आ गई तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटोन वैन लीeuwenhoek। इन्होंने पहली लिविंग सेल को स्टडी किया। He observed living cells under the compound microscope having high magnification. तो इसने उस लिविंग सेल को नाम दिया एनिमलक्यूल्स, मीन्स लिटिल एनिमल। तो जो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिविंग सेल को स्टडी किया वो यही एंटोन वैन लीeuwenhoek थे। देखिए, जो ये सेल होती हैं ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है। जैसे जब फ्यूजन होता है, मेल सेल जो कि स्पर्म है और जो फीमेल सेल है ओवम है, जब इनका फ्यूजन होता है तो ये एक सेल बनाते हैं जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। तो जाइगोट तो एक सेल है, ये किन सेल से बन गई? स्पर्म और ओवम सेल से, वो तो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं। तो यहाँ पर हमें ये पता चला कि जो ये नई सेल है ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रही है। यहाँ जो ये नई सेल्स हैं ये सेल डिवीजन से भी बनते हैं। जैसे अगर कोई पुरानी सेल हो उसमें सेल डिवीजन होता है तो फिर डॉटर सेल्स वहाँ से बनते हैं, और जब यही सेल बाकी सेल्स के साथ मिल जाती हैं तो ये टिश्यू बनाते हैं। इसीलिए सेल को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी भी बोला जाता है। जब हम मकान बनाते हैं उसमें जो हम ईंट इस्तेमाल करते हैं वो भी तो बिल्डिंग ब्लॉक ही है।
उसकी वजह से ही तो फिर मकान तैयार हो जाता है, मकान में एक स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है। तो वैसे ही जो ये सेल है ये भी एक बिल्डिंग ब्लॉक है, इसकी वजह से ही ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। जब सेल्स मिल जाते हैं तो टिश्यू बनाते हैं, और जब टिश्यू मिल जाते हैं तो ये ऑर्गन बनाते हैं। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये एक ऑर्गन है स्टोमक। और जब यही ऑर्गन बाकी ऑर्गन्स के साथ मिल जाते हैं, ठीक है, जैसे लिवर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ड्यूडेनम है, तो ये ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और फिर ये ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो यहाँ पर हमें समझ आ गया कि जो ये सेल हैं, इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। तो चलिए अब हम सेल थ्योरी की बात करते हैं। देखिए, जो ये सेल थ्योरी है, इट वाज एक्चुअली गिवन बाय 2 साइंटिस्ट्स जिनका नाम था शील्डिंग और शिवान। इन्होंने बताया था कि जो ये प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये बने हैं सेल्स के, और जो ये सेल हैं ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। लेकिन इस थ्योरी को फर्दर एक्सपेंड किया था वर्चू ने, ये कहकर कि जो ये सेल्स हैं ये बनती हैं फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो कि एक ड्रॉबैक था शील्डिंग और शिवान की सेल थ्योरी का। वो ये कह ही नहीं पाए कि जो ये नई सेल्स हैं ये कहाँ से आते हैं, ये बस फिर कहा था वर्चू ने। तो जो मेन पॉइंट्स इस सेल थ्योरी की हैं वो ये हैं कि जो ये सेल हैं, इट इज़ द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ लाइफ या बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी। और जो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये सेल्स से बनी हुई होती हैं या सेल्स के प्रोडक्ट्स से। और जो ये सेल्स हैं दे ऑरिजिनेट फ्रॉम ए प्री एग्जिस्टिंग सेल, जहाँ पर एक मदर सेल डिवाइड होती है और उससे फिर डॉटर सेल्स निकल के आ जाते हैं। तो सेल एग्जिबिट सेल डिवीजन। तो ये सेल थ्योरी थी। अब रही बात मॉडर्न कंसेप्ट की। एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन टोटल एक्टिविटी ऑफ इंडिपेंडेंट सेल। जो एक ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी है वो डिपेंड है कि सेल में क्या क्या एक्टिविटी हो रही है। एनर्जी फ्लो ऑकर्स इन सेल्स थ्रू द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय रेस्पायरेशन। जो एनर्जी फ्लो सेल्स में हो रही है वो हो रही है बिकॉज ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय रेस्पायरेशन। और जो सेल्स हैं दे कंटेन इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू सेल्स। तो अगर हम बात करें फ्यूजन ऑफ मेल सेल और फीमेल सेल, जो वो सेल है उसमें डीएनए प्रेजेंट होता है जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन कैरी करता है। जब ये फ्यूज़ होते हैं तो वहाँ से जाइगोट बन जाता है। तो जो इन्फॉर्मेशन इन 2 सेल्स में थी वो अब किस में आ गई, जाइगोट में। जाइगोट वो फर्दर ट्रांसफ़र करेगा। तो जो ये सेल है इट कंटेन्स नेसेसरी इंफॉर्मेशन, ठीक है, दैट टू हेरिडिटी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। तो चलिए अब हम सेल स्ट्रक्चर देखते हैं कि सेल में कौन कौन से ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। ये ऑर्गेनेलीज क्या है, ये स्मॉल रूम्स हैं जो सेल में होते हैं। जो पहला ऑर्गेनेली है, देखिए आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जो एक दीवार के जैसा है, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स में मदद करता है। और उसके बाद आप बीच में देख पा रहे होंगे ये येलो कलर का एक ऑर्गेनेली है, इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस कंट्रोल करता है सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो एक सेल में होती हैं। इस न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है और इस न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस और होता है जिसको हम लिटिल न्यूक्लियस बोलते हैं, या न्यूक्लियस विद इन द न्यूक्लियस, जिसका नाम है न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस क्या करता है, ये प्रोटीन कंपोनेंट्स को सिंथेसाइज करता है, जैसे ये राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसाइज करता है। और इस न्यूक्लियस के बाहर आप ये पर्पल कलर का एक ऑर्गेनेली देख पा रहे होंगे जिसका नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ऊपर ये छोटे छोटे दाने से हैं, इनको राइबोसोम्स कहते हैं। इन्हीं राइबोसोम्स की वजह से इसका नाम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ गया है। ये राइबोसोम्स क्या है, ये प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल हैं। राइबोसोम्स ही प्रोटीन्स बनाते हैं। और उसके बाद एक और ऑर्गेनेली है जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं तो इसीलिए इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
बोला जाता है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम रेस्पॉन्सिबल हैं डिटॉक्सिफिकेशन के लिए और साथ साथ में लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए भी। इसके बाद एक और ऑर्गेनली है जो है गोल्गी apparatus। जो प्रोटीन्स एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में बनते हैं वो गोल्गी apparatus में ही सॉर्ट होते हैं, ठीक है, वहाँ पर ही उनकी पैकेजिंग की जाती है और फिर उसके बाद वो अपने अपने डेस्टिनेशंस को भेजे जाते हैं। और यहाँ पर लाइसोसोम भी एक ऑर्गेनली है जिसको सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल भी बोला जाता है। ये क्या करता है, यहाँ पर जो सेल कंपोनेंट जिनकी डेथ हुई होती है ये लाइसोसोम उन्हीं को खा जाता है, तो इसीलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोला जाता है। और यहाँ पर वैक्यूल भी एक ऑर्गेनली है जिसमें न्यूट्रेंट स्टोर होता है, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर होता है। तो ये ऑर्गेनलीज थे, ठीक है, मैंने आपको जनरल ओवरव्यू इनके बारे में दिया। इनको हम आने वाले सेशंस में एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक तो एटलीस्ट ये समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम सेल के फंक्शंस देखते हैं। सेल प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर। जो ये सेल हैं ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है बॉडी को और साथ साथ में स्ट्रक्चर भी। जैसे अगर हम बात करें स्किन की, स्किन बहुत सारे सेल से बना है, तो ये स्ट्रक्चर ऐसे प्रोवाइड करता है सेल और साथ साथ में सपोर्ट भी। सेल हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। जैसे ऑक्सीजन की बात करें या न्यूट्रिएंट्स की बात करें, ये सब कौन ट्रांसपोर्ट करता है, यही सेल ही। सेल हेल्प्स इन एनर्जी प्रोडक्शन। सेल में बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं तो जिनसे एनर्जी प्रोडक्शन में ये सेल हमारी मदद करता है। जो ये सेल है इट फैसिलिटेट्स ग्रोथ आल्सो। जैसे जो ये सेल है ये डिवाइड होता है, ठीक है, माइटोसिस हो या मियोसिस हो, तो इससे हमारी ग्रोथ भी होती है। सेल एड्स इन रिप्रोडक्शन। मैंने आपको इससे पहले भी बताया है कि जो ये सेल है जब फ्यूजन होता है मेल सेल और फीमेल सेल का, ठीक है, तो वहाँ से फिर जाइगोट बनता है और जाइगोट जब माइटोसिस उसकी होती है तो नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ऐसे ये हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में भी। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर।